हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो कि आप अपने लाइफ स्टाइल में बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। मेरे मित्रों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मुझे आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने का। चलिए शुरू करते हैं। इसके एनएवी की बात करेंगे या जिस मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ मैं थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा। थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के एक जगह पे 3 या 4 म्यूचुअल फंड्स की आज चर्चा करने की कोशिश करेंगे। इससे आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से जब आप एक एसआईपी के तौर पे 2-4 म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते हो तो किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के आपको म्यूचुअल फंड अपनी बकेट में भी शामिल करने चाहिए, ताकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कहीं ना कहीं आपका रिस्क भी कॉम्प्रोमाइज ना हो, यानी कि रिस्क आपको ज़्यादा ना लेना पड़े, रिटर्न भी आपको ठीक ठाक मिलता रहे। एनएवी की बात करेंगे तो 109 रुपये का इस म्यूचुअल फंड का एनएवी चल रहा है। रिटर्न देखो 21.81% के सीएजीआर के हिसाब से पिछले 10 सालों का डेटा है हमारे पास। और अगर मैं रेटिंग की बात करूंगा तो वैल्यू रिसर्च ने इसको 5 आउट ऑफ 5 रेट किया है। क्यों रेट ना करें इतना तगड़ा, जबकि रिटर्न 21% के सीएजीआर के हिसाब से आ रहा है। अंकित जैन और नीलेश सुराना साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे। दैट मीन्स कि यही फंड मैनेजर है जो आपके पैसे को मैनेज करेंगे, कब कहाँ कैसे किस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डालना है, कब कहाँ कैसे किस म्यूचुअल फंड से पैसे निकालना है। तो सारा काम इन्हीं दोनों फंड मैनेजर का मिलके है। तो डेफिनेटली बढ़िया काम कर रहे हैं गुरु, ऐसे ही करते रहो, इन्वेस्टर्स का पैसा बनता रहे और डेफिनेटली आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता रहेगा। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है किसी भी म्यूचुअल फंड में, तो आपको रिस्क के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ म्यूचुअल फंड्स की मैं बात करूंगा यहाँ पर। तो जिस म्यूचुअल फंड की अभी मैं बात कर रहा हूँ इसका नाम है मिराई एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका नाम एमर्जिंग ब्लू चिप है, पर मेरे मित्रों आपको एक चीज पता होना चाहिए, ये ना तो लार्ज कैप है ना ही प्योरली मिड कैप है। ये उन दोनों का एक कॉम्बो है, जिसे आप बोलते हो एक हाइब्रिड टाइप का है ये म्यूचुअल फंड, जिसे आप नाम देते हो लार्ज और मिड कैप। लार्ज और मिड कैप, लार्ज और मिड कैप की कैटेगरी में आपके सामने दो बेस्ट म्यूचुअल फंड निकल के आते हैं। एक है कैनरा रूबेको का लार्ज और मिड कैप म्यूचुअल फंड, दूसरा म्यूचुअल फंड ये मिराई एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड। कैनरा रूबेको की बात करेंगे तो वहां पर 20% के आसपास का सीएजीआर है। वहीं मिराई एसेट की बात करेंगे तो यहाँ पर, जहां मिराई एसेट की लार्ज और मिड कैप की बात करेंगे तो यहाँ पर 21% के आसपास का सीएजीआर चल रहा है, जो कि आप ऊपर देख के ऑलरेडी देख के आ गए हो। 24,541 करोड़ का एसेट साइज ये दिखाता है। डेफिनेटली ये फंड के ऊपर इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट होना चाहिए, क्यों ना भी हो, क्योंकि रिटर्न 21% का है। मेरे मित्रों यही रीजन है, मैं आपसे कहता भी हूं कई बार कि आप प्योरली 14.5% के पास अगर किसी लार्ज कैप में अगर आप फंसे हुए हो तो डेफिनेटली आपको उस पर विचार करना चाहिए। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखो लार्ज कैप में यार 14% के आसपास मिल रहा है, रिस्क आप सेम लेते हो, तो भाई लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो डाल लो ना अपने पास, जहां पर रिटर्न आपका कहीं ना कहीं बढ़ते हुए देखने को मिले। यही रीजन होता है कि भाई किस तरीके से यही रीजन होता है। कहते हैं कि आज की डेट पे आपके पास देखिए एक फैमिली डॉक्टर तो लोगों के पास होता है, कभी कभी किसी किसी लोगों के पास एक फैमिली लॉयर भी होता है, पर एक फैमिली फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं होता। ये आपने कभी भारत देश में तो ये सुना ही नहीं होगा। वहीं अगर मेरे मित्रों आप ताइवान जैसी कंट्रीज़ की बात करेंगे, चाइना जैसी कंट्रीज़ की बात करेंगे, या फिर आप यूएस जैसी कंट्रीज़ की बात करेंगे, तो वो कंट्रीज़ इतनी डेवलप क्यों हैं? क्योंकि उनके पास कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें रहती हैं। वो कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र भी अपने पास रखते हैं। वो कहीं ना कहीं जब भी इन्वेस्टमेंट की बारी आती है तो बिना फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछे बिना वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते। इसके लिए प्रॉपर वो बुलाते हैं अपने घर पे और उसके थ्रू पहले एक बार पूछते हैं। और ये सारा काम आप कर सकते हो आजकल यूट्यूब के जरिए भी, क्योंकि हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर तक आपकी अगर पहुंच रही है तो डेफिनेटली एक इन डेप्थ एनालिसिस कहीं भी किसी भी म्यूचुअल फंड का देख लो, उसका अदर म्यूचुअल फंड से कंपेयर कर लो। ठीक, अब कंपेयर करने के बाद में जो आपको बेस्ट समझ में आता है, जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है, जिसका रिटर्न ज़्यादा है, जिसका फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस बढ़िया है, ठीक है, जिसका असेट क्वालिटीज अच्छी हैं, ठीक है, तो जब ये सारे तरीके से जब आप एक फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दोगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको भी पैसा निकलते हुए ही देखने को मिलेगा गुरु, देखना कुछ नहीं पड़ेगा। 24,541 करोड़ का असेट साइज है, 0.63% का एक्सपेंस रेशियो है, 0.27% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी लार्ज और मिड कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को उन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। एक साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का आपसे एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। फाइनेंशियल, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर सर्विसेज जैसी कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा रहेगा। इसके साथ साथ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे कुछ दिग्गज स्टॉक्स के अंदर आपका पैसा रहेगा। चलिए दूसरे म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। फ्रेंड्स, जो मैं नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, इसका एनएवी देखो 135 रुपए का है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो 21.5% के आसपास का सीएजीआर आपको इस म्यूचुअल फंड ने भी दिया है। वहीं अगर मैं नेक्स्ट कितने सालों से ये हमारे पास जो डेटा है, पिछले 10 सालों का हमारे पास डेटा यहाँ पर चल रहा है। टेक्नोलॉजी, यहाँ से वापस से मैंने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी फंड को चुना। इससे पहले मैंने क्या किया था कि लार्ज और मिड कैप का एक कॉम्बो लिया था इसके पहले। म्यूचुअल फंड आप देख करके आ रहे हो अभी।
और जो तो मैंने दूसरे नंबर पे चुना, ये देखिए थोड़ा सा मैंने बिल्कुल रोटेट कर दिया, एक थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट भी अपने पास, थीम बेस्ड फंड भी आपके पास डाल दिया जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को चुन सकते हैं। फिलहाल मैंने आज की डेट पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को नहीं रखा है। देखिए अगर आपके पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का टैग है तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, आप उसको लेकर रखो। फिर कई बार एक इन्वेस्टर ये होता है कि गुरु आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मुझे नाम ही नहीं पसंद, तो भाई जिन लोगों को एक उनके अंदर एक कीड़ा टाइप का होता है, अगर जिनके अंदर वो है तो फिर भी मैंने उनके लिए एक दूसरा ऑल्टरनेट भी बढ़िया प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुणाल संगोई साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे और गुरु इक्वली रिटर्न भी इस फंड ने दिया है। जिस तरीके से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल काम कर रहा है उसी तरीके से ये फंड हाउस भी काम कर रहा है। बस क्या है, एक्सप्लोर करने की जरूरत है और मैं आपके लिए हर चीज लाता रहता हूं सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल पर। मेरे दोस्तों चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना। इसके साथ साथ मैं आपसे कहूंगा आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने बात कर रहा था। क्या बोला मैंने? आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। 3250 करोड़ का असेट साइज है, 0.81% का एक्सपेंस रेशियो है, 1.74% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। एसएनपी बीएसई टेक टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। 30 दिन के अंदर निकलने का चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। इसके साथ साथ देखिए आप प्योरली डेडिकेटेड तो कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं होता है और ये फंड मैनेजर की मैं अच्छी क्वालिटीज भी मानता हूं। टेक्नोलॉजी चूंकि ये फंड है इस वजह से टेक्नोलॉजी में इन्होंने डाल दिया 82% और उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने छोटपुट सा हिस्सा 18% डाल दिया। इन्होंने कहा अदर सेक्टर्स में, जिसको इन्होंने कंपेयर किया है, जिसको इन्होंने डाला है कम्युनिकेशन सर्विसेज, कैपिटल गुड्स जैसे कुछ छोटे छोटे सेक्टर्स में पैसा डाल दिया। वो होता क्या है, देखिए अगर आप टीसीएस की बात करेंगे 52 वीक हाई से बहुत दूर है, इन्फोसिस की बात करेंगे, एचसीएल टेक, विप्रो की बात करेंगे, एलटीआई माइंट्री की बात करेंगे, 52 वीक हाई से बहुत दूर है। ठीक, तब होगा कि आपको किस फंड ने फिर रिटर्न इतना 7% एक साल के अंदर डिलीवर करके दे दिया। ग्रुप वो दूसरे सेक्टर ने जो इन्होंने पैसा डाला हुआ है ना उन्होंने दे दिया। तो यही रीजन है कि फंड को किस तरीके से रिस्क को मिनिमाइज किया जाए और कंटिन्यूअसली एक डेडिकेटेड भी है एक पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड। अब उस थीम में कभी कभी क्या होता है कि एक जब सेक्टर रोटेशन भी स्टॉक मार्केट के अंदर होता है तो उसकी वजह से कहीं आपका म्यूचुअल फंड लॉस की वजह से सप्रेस्ड ना हो जाए पूरी तरीके से। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, एक थीम में इन्वेस्टमेंट किया, जो कि कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि बहुत अच्छा स्टेप होता है फंड मैनेजर का। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एलटीआई माइंट्री जैसे कुछ दिग्गज कंपनीज में आपका पैसा पड़ा रहेगा। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। मेरे मित्रों अभी जो मैंने नेक्स्ट बात करी, सबसे पहले मैंने बात करी लार्ज और मिड कैप के कॉम्बो की बात कर ली। इसके बाद मैंने एक टेक्नोलॉजी फंड की बात कर ली जिसमें आदित्य बिरला सन लाइफ है। मेरे मित्रों अगर आपके पास आदित्य बिरला सन लाइफ है और आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी का फंड नहीं है तो आप घबराना मत। आदित्य बिरला भी अच्छा है, वो दोनों ही फंड अच्छे हैं, दोनों में से एक को होना चाहिए आपके पास। तो डेफिनेटली एक है, बढ़िया है, क्या दिक्कत क्या है फिर। और अभी मैं जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं इसका एनएवी 132 रुपए का चल रहा है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे 25% के सीएजीआर के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न आपको दिया है। 1 साल, 2 साल, 3 साल नहीं, 10 साल पूरे म्यूचुअल फंड ये अपने आप को दे चुका है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में वैल्यू रिसर्च ने आपको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया है। आर श्रीनिवासन साहब आपके फंड मैनेजर रहेंगे जो कि 25% के हिसाब से सीएजीआर का रिटर्न इन्होंने ही डिलीवर करके दिया है। तो थैंक यू बोलो आप सभी लोग एक साथ, थैंक यू सर जी। बस ऐसे ही रिटर्न देते रहो इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर भी आपके ऊपर भरोसा बना के रखेगा। रिस्क आपका वेरी हाई रहता है क्योंकि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड रीड ऑल स्कीम्स रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं बात कर रहा था। 16,592 करोड़ का असेट साइज ये दिखाता है कि इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट भी हो भी क्यों ना, जबकि रिटर्न बढ़िया इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दे रहा है ये फंड। 0.73% का एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज किया जाएगा। इसके साथ साथ 5.35% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। एसएनपी बीएसई 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। एग्जिट लोड आपसे 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का एग्जिट लोड ले लेंगे। तो वही पैसा लेके आके आना जो आपको 1 साल के पहले जरूरत ना हो, क्योंकि होगा क्या भाई साहब कि अगर सपोज दैट 1 साल के अंदर रिटर्न ना आया तो 1% आपसे और काट लिया जाएगा। ठीक है, सर्विसेज हो गया 15% सर्विसेज के अंदर पैसा जाता है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल मेटल्स और माइनिंग जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। इसके बाद थोड़ा सा पैसा आपका निफ्टी 50 में भी डाला रहेगा। अब एक लोगों को क्वेश्चन आएगा भाई साहब ये तो स्मॉल कैप कैटेगरी है, फिर निफ्टी 50 में पैसा क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ तो केवल लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। गुरु ये फंड मैनेजर का क्वालिटी है कि हो सकता है कोई स्मॉल कैप कंपनी, स्मॉल कैप जो कैटेगरी के स्टॉक्स हैं, ब्लू स्टार हो गया, त्रिवेणी टर्बाइन हो गया, कार्बोरंडम, यूनिवर्सल हो गया, ये कुछ अगर कंपनीज में कुछ कभी ना करे, कुछ दिक्कत आ जाए और बाई चांस अगर कभी दिक्कत आ गई तो आपके पैसे को कौन संभालेगा? आपके पैसे को ये निफ्टी 50 संभालेगा। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सेक्टर को रोटेट कर देते हैं जिससे सेफ्टी होता है। और फिलहाल सेबी की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी हैं जिसके थ्रू इनको थोड़ा सा मैनेज करना भी होता है, जो कि वैसे भी सेबी का बहुत बढ़िया काम चल रहा है। सेबी का काम अच्छा चल रहा है, इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा भी कर रहा है और जो लोग गलत कर रहे हैं उनसे एक्शन भी, उनके खिलाफ सेबी लगातार एक्शन भी ले रहा है।
मेरे मित्रों, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने दिल की, अपने एक्सपीरियंस की जरूर सुना करो। और स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली वही पैसा मार्केट के अंदर लेके आना जिसको केवल वही पैसा लेकर के आना जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना। एसबीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी की अगर मैं बात करूं, 7,43,767 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 139 स्कीम को टोटल ये मैनेज कर रहे हैं। मेरे मित्रों, चैनल आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो शेयर कर देना। कल फिर आपको मैं मिलूंगा सेम टाइम सेम चैनल बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।